अपने आप से कि दुनिया भर के कल्चर्स में इतनी ज़्यादा कभी कभी सिमिलैरिटी क्यों देखने को मिलती है। अफ्रीका के कुछ कस्टम, कुछ प्रैक्टिसेस एशिया के कुछ कंट्रीज़ में देखने को मिल रहे हैं, है ना। और ये आज से नहीं, आज तो इंटरनेट से लेकर के बहुत सारी सुविधाएं हैं, कनेक्टिविटी है, लेकिन हज़ारों साल से ये सिमिलैरिटीज़ देखने को मिली। इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये सिंधु घाटी सभ्यता के कई फीचर्स मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में देखने को मिलते हैं। वेस्ट एशिया में आप देख रहे हो सन वर्शिप हो रही है। इंडिया में हम सूर्य नमस्कार करते हैं, सूर्य की आराधना करते हैं अलग अलग फेस्टिवल्स त्योहारों में। इवन साउथ ईस्ट एशिया के अंदर में भी ये कस्टम प्रिवलेंट है ना। ये असल में सिमिलैरिटी आती क्यों, इस सिमिलैरिटी को समझाने वाला एक कंसेप्ट है जिसको हम कहते हैं कल्चरल डिफ्यूजन। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं समझाऊं, इसको डिफाइन करूं, तो कल्चरल डिफ्यूजन इज द ट्रांसमिशन और माइग्रेशन ऑफ कल्चरल एलिमेंट और ट्रेट्स विच वर डिस्कवर्ड एट वन पर्टिकुलर प्लेस एट वन पर्टिकुलर टाइम फ्रॉम वन कल्चर टू अनदर कल्चर। किसी एक जगह पर, लेट्स से कि एक्स कोई कल्चर है, एक्स कोई सोसाइटी, एक्स कोई कंट्री, कोई स्टेट है, यहां पर एक कल्चरल ट्रेट या कोई कल्चरल एलिमेंट, कल्चर का कोई भी अंश यहाँ पर जन्म लेता है, डिस्कवर किया जाता है, इन्वेंट किया जाता है, और यहाँ से वो ट्रेवल करके माइग्रेट करके कल्चर वाई में आता है। तो इस प्रकार की जो मूवमेंट है, माइग्रेशन जो हुआ कल्चर के एलिमेंट का, इसको डिफ्यूजन कहा जाता है। ये कल्चरल डिफ्यूजन अलग अलग कल्चर्स के बीच में जो समानताएं हैं, सिमिलैरिटी है, उसको एक्सप्लेन करने का एक इंपॉर्टेंट टूल है। एंथ्रोपोलॉजी की दुनिया में जब आप 20th सेंचुरी के स्कॉलर्स को देखते हो, सो वो क्वेश्चन कर रहे थे कि हाउ कम द कल्चरल एलिमेंट्स आर मूविंग और व्हाई देयर इज अ सिमिलैरिटी बिटवीन डिफरेंट कल्चर्स। तो वो एक आइडिया को लेकर के आते हैं जो कि डिफ्यूजनिज्म का आइडिया होता है। इससे पहले भी एक सिमिलर अटेम्प्ट किया गया था कल्चरल सिमिलैरिटी को समझाने के लिए। वो अटेम्प्ट मिड 19th और लेट 19th सेंचुरी में हुआ था। जिन स्कॉलर्स ने किया, उन्होंने कुछ वर्क, फॉर एग्जांपल 1851 में मॉर्गन ने एक किताब निकाली जिसको लीग ऑफ इरक्वाय बोला। 1870-71 में दूसरी किताब निकालते हैं, सिस्टम ऑफ कंसंग्यूनिटी एंड एफिनिटी ऑफ द ह्यूमन फैमिली। 77 में एंशिएंट सोसाइटी निकालते हैं। इसी समय पे जो आपके E.B. टायलर, फादर ऑफ ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजी, कई बार मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी के भी फादर कहे जाते हैं, इन्होंने भी 2 किताबें निकाली। 2 क्या, कई निकाली, 4 निकाली। उसमें से 2 जो इंपॉर्टेंट थी वो आपकी एनाहुआक मैक्सिको मैक्सिकन 61 में आई थी, 1861 में, और 71 में प्रिमिटिव कल्चर, जो कि एक लैंडमार्क मॉन्यूमेंटल वर्क माना जाता है। सिमिलर टाइम फ्रेम में 80s में सेंट्रल एस्किमो से लेकर के 90s में जो फ्रेजर का वर्क है, गोल्डन बाउ, फ्रांस बोआ का जो वर्क है, बेकोफ एंड बेस्टियन, हेनरी मेन, सबने अपने अपने कंट्रीब्यूशन दिए। ये स्कॉलर्स को इवोल्यूशनिस्ट बोला जाता था। इन्होंने भी सेम क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश की थी, बट एक दूसरे तरीके से। इनका कहना था कि कल्चर के बीच में सिमिलैरिटी जो आती है उसके लिए किसी कल्चरल कॉन्टेक्ट की जरूरत नहीं है। 2 कल्चर जो एक दूसरे से टोटली अनभिज्ञ है, अनजान है, उनके बीच में भी कल्चर सिमिलैरिटी आ सकती है। वाई? बिकॉज ऑफ द साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड। इंसान ज़हानी तौर पे, कॉग्निशन के लेवल पर, साइकोलॉजिकल लेवल पर एक सिमिलर तरीके से सोचता है और कार्यों को करता है। यानी कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि अफ्रीका का इंसान है, इंडिया का, कोई एक दूसरे से मिला नहीं आज से हजारों लाखों साल पहले, और अगर आप गोली बंदूक ले आते हो, ऑल्दो उस समय लाखों साल पहले तो बंदूक नहीं थी, पर अगर आप एज्यूम कर लो कि आप किसी भी टाइम फ्रेम में 2 कम्युनिटीज जो एक दूसरे से टोटली अनजान है, उनके सामने आप बंदूक ले जाते हो, अगर वो आइडेंटिफाई करते हैं कि दिस इज अ गन एंड इसमें से बुलेट निकलती है और ये बुलेट आपकी जान ले सकती है, अगर ये इन्फॉर्मेशन है, तो इंसान उससे डॉच करने की, बचने की कोशिश करेगा। या फिर आप पत्थर, किसी की जानवर की तरफ भी आप पत्थर दिखाते हो, भागता है ना। तो क्या है कि सिमिलर सिचुएशन, सिमिलर सर्कमस्टांसेस, एक तरीके की परिस्थितियों में इंसान एक तरीके से रिएक्ट करता है, और इसीलिए कल्चर के अंदर में सिमिलैरिटी भी आती है, क्योंकि सेम सिचुएशन, सेम सर्कमस्टांसेस रही होंगी, एक तरीके की एनवायरमेंटल कंडीशन, एक तरीके का एनवायरमेंटल प्रेशर रहा होगा, उसने इंसान को मजबूर किया होगा एक तरीके के कल्चरल चीज़ों को डेवलप करने के लिए, इन्वेंट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, कोल्डर क्लाइमेट है तो वहाँ पर इंसान ने जानवरों की खालों को, अलग अलग तरीके की स्किन को पहनना शुरू किया होगा। दूसरे जगह पर भी पहनेगा, यहाँ पर भी पहनेगा, आपको लगेगा कि सेम है, लेकिन उन्होंने नेसेसिटी के बेसिस पे सेम सिचुएशन से जाते समय इस चीज को किया। ये आर्गुमेंट था इवोल्यूशनिस्ट का, जो कि मिड टू लेट 19th सेंचुरी में थे। 20th सेंचुरी में जब डिफ्यूजनिस्ट आए तो उन्होंने कहा कि भाई साहब, ऐसा नहीं होता है। असल में कल्चरल ट्रेट या एलिमेंट एक ही जगह पर डिस्कवर या इन्वेंट होते हैं, कोई एक उसका सेंटर होता है। अब इसमें भी अलग अलग अवधारणाएं थी, अलग अलग लोगों के विचार थे। शुरुआत में देयर वाज अ स्कूल कॉल्ड एज द ब्रिटिश स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म। ये बिलीव करते थे कि जो सेंटर है ना, जहां पर सबसे पहली बार चीजें डिस्कवर हो रही है, वो मिस्र है, वो इजिप्ट है। इजिप्ट ही सबसे उन्नत था और उसी ने सारी चीज़ों को डिस्कवर किया। वही चीज़ें इंडिया से लेकर के बाकी दुनिया भर के जगहों पर आपको जाता हुआ देखने को मिला, डिफ्यूज हो करके। ऑलराइट, बाद के स्कॉलर्स ने कुछ इंप्रूवमेंट किया, दूसरे आइडियाज़ को यहाँ पर कल्चर क्रीज, कल्चरल एरिया, कल्चरल मार्जिन, कल्चरल क्लाइमैक्स, बहुत तरीके के कंसेप्ट को यहाँ पर लाया। क्रोबर से लेकर के, विस्लर से लेकर के, अ लॉट ऑफ अदर स्कॉलर्स हैव सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड इन आवर अंडरस्टैंडिंग। नाउ ये कल्चर का जो डिफ्यूजन है, यहाँ पर कुछ
बाधाएं भी आती हैं और कुछ फैक्टर्स भी होते हैं जो इसके पेस को और इसकी डायरेक्शन को क्या कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्कॉलर्स कहते हैं कि अगर कोई बैरियर अगर है, फिजिकल बैरियर अगर है, तो डिफ्यूजन की प्रोसेस कम हो जाएगी। बड़े से चट्टान है, पहाड़ है, एक कल्चर पहाड़ के उस पार, एक कल्चर पहाड़ के इस पार, नदी है, कोई तालाब बड़ा सा है, तो दो कल्चर्स दोनों अलग अलग कोने पे, तो उनके बीच में इंटरेक्शन, फिजिकल कांटेक्ट कम होगा, और फिजिकल कांटेक्ट कम होगा तो एक दूसरे की कस्टम्स को, कल्चर्स को नहीं जान पाएंगे, और इस तरीके से डिफ्यूजन भी कम होगा। लेकिन मॉडर्न टाइम्स में जब इंटरनेट कनेक्शन, मीडिया, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा पनप चुकी है, तो आज के समय में ज़रूरी नहीं है कि किसी प्रकार का एक क्लोज कंटिन्यूअस कॉन्टैक्ट जो दो कल्चर के बीच में है वो बना रहे, है ना। जैसे हमने इनको अलग अलग दिखाया, ज़रूरी नहीं कि ऐसे हों कि आपस में क्लोज कांटेक्ट में आए हो, दूरी से भी वो काम चल रहा है। आप कई बार हम कहते हैं कि इंडिया की सोसाइटी वेस्टर्नाइज होती जा रही है, तो वेस्टर्नाइज का क्या मतलब, वेस्टर्न ये थोड़ी ना हम पेरिस जा रहे हैं, हम यूरोप जा रहे हैं, है ना। हम तो अपने जगह पर ही हैं, पर हम वेब सीरीज के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से उन चीज़ों को देख रहे हैं और उनको सीख रहे हैं, उनको अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। अब वो अच्छा है, सही है, गलत है, दैट इज अ डिफरेंट अरेंजमेंट। हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं, मोरालिटी की यहाँ पर अभी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो डिफ्यूजन ऐसे भी हो सकता है, और उसके अंदर में ये जो फिजिकल बैरियर है, पहले बहुत बड़ी बाधा थी, आज हो सकता है उतनी बड़ी बाधा ना हो, है ना। खासकर जहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉपर डेवलपमेंट हो चुका है, उन एरियाज में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा क्या कि जो रिसिपिएंट कल्चर है उसकी विश भी होनी चाहिए, इच्छा भी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर वाई एक्स के एलिमेंट वाई में जा रहे हैं, तो वाई की ईगरनेस भी होनी चाहिए कि उसको लग रहा है कि हाँ इसकी कोई ज़रूरत है और ये एक अच्छी चीज़ है, तो मैं इसको। अगर वो बिल्कुल नहीं चाहेगा तो सिर्फ एक ही सिनेरियो है कि ये एलिमेंट इधर आएगा, क्या, फोर्सफुल सिनेरियो, कि आप जोर जबरदस्ती से उसकी तरफ भेज रहे हो। तो जोर जबरदस्ती फोर्स डाला जा रहा है कि नहीं डाला जा रहा है, यानी कि अग्रेशन है कि नहीं है फ्रॉम द डोनर, और रिसिपिएंट ईगर है कि नहीं है, ये भी पेस और एक्सटेंट ऑफ डिफ्यूजन को डिसाइड करते हैं। कितना ज्यादा होगा डिफ्यूजन, किस हद तक होगा, और कितनी जल्दी या कितनी देर में होगा, इसको वो डिसाइड कर रहे होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, कई बार जो रेफरेंस ग्रुप होता है ना, जो आइडियल ग्रुप होता है, हर सोसाइटी में ऐसा कोई रेफरेंस, एक आइडियल ग्रुप होता है जिसको लोग देखते हैं और अपनाना चाहते हैं, उसको आइडियलाइज करते हैं। अगर ये रेफरेंस और आइडियल जो ग्रुप है, ये अगर उस प्रैक्टिस को क्या कर रहा है, प्रोफेस करना शुरू कर दे रहा है, तो लोग थोड़ा जल्दी उस चीज को अपनाने लगते हैं। उनको लगता है अच्छा इसने कर लिया तो हम भी करेंगे, ठीक है ना। जैसे एक लैंडलेस लेबर है, उसका रेफरेंस ग्रुप कौन है, लैंडलॉर्ड है, जिसके पास जमीन है, तो कुछ करेगा तो उनको लगेगा कि हाँ ये कर रहा है तो सही है, अगर मुझे ऐसा बनना है तो मुझे भी ये करना होगा। जैसे कई बार इन्फ्लुएंसर्स आपसे कहते हैं ना मैं 4 घंटे सोता हूँ, अभी मैंने एक वीडियो भी बनाया था इसके ऊपर, वर्क लाइफ बैलेंस कैसे बिगड़ा हुआ है, लोग इन्फ्लुएंसर की बात सुन के 4 घंटे सोता हूँ, ऑफिस में सो जाता हूँ, सोता नहीं हूँ, ये करता हूँ, दिन भर काम करता हूँ, रात में जाग जाग के काम करता हूँ। तो यूथ के ऊपर कि हमें भी वैसा ही बनना है तो हमें भी वही करना होगा। अब सब 1:1 वाली हालत वहाँ पर हो गई, है ना। इसलिए आप देखते हो कई बार जो कई सारे प्रोडक्ट हैं, कंपनीज क्यों 8-8, 10-10, 20-20 करोड़ रुपए दे करके 10-20 रुपए, 30-40 रुपए के जो तेल है, जो साबुन है ना, सोप के लिए और ऑयल के लिए क्यों हायर कर रही है, ब्रांड एम्बेसडर को क्यों ढूंढ रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो एक रेफरेंस, एक आइडियल ग्रुप है, उसको लोग देखते हैं, वैसा बनना चाहते हैं, तो उनकी चीज़ों की, उनकी बात को ज़्यादा जल्दी सुनेंगे, है ना। तो डिफ्यूजन एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कल्चर के एलिमेंट के एक जगह से दूसरे जगह जाने की, और इसी की वजह से सिमिलैरिटी आती है। आप देखोगे ना कई बार लेमन जो होता है, जो कि एकेडमिक ओरिएंटेशन जिसका नहीं होता, पढ़ा लिखा साक्षर नहीं है, वो देखेगा, उसको लगेगा कि अगर चलो मान लो कोई एक ऐसी चीज़ है, स्क्वायर टाइप की चीज़ है, ये इंडिया में भी है और ये एशिया में भी, अफ्रीका में भी है, ये अमेरिका में भी है, तो उसको क्या लगा कि अच्छा एक समय हमारा धर्म या फिर हमारा जो संस्कृति है वो वहाँ तक थी, इतनी हमारी सीमा थी, है ना। सिंपल आदमी ऐसा सोचेगा, लेकिन जिसको पता होगा उसको एंथ्रोपोलॉजी या सोशियोलॉजी, वो समझेगा कि ये डिफ्यूजन ऑफ कल्चरल ट्रेट है ना, डिफ्यूजन ऑफ कल्चरल ट्रेट है। जैसे आप रामायण को देखते हो, रामायण कैसे आदिवासियों के बीच में, भारत के अलग अलग कोने में कैसे है, राम कथा जो ट्रेडिशन है वो कैसे ट्राइबल्स के बीच में है, दूसरे सोसाइटीज के बीच में है, इंडोनेशिया में आप जाओगे वहां पर भी देखने को मिल रहा है, और सबके स्ट्रक्चर और नेचर अलग, कहानियां किससे अलग। तो ये डिफ्यूजन इसको कहा जाता है बेसिकली। ऑलराइट, सो आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। एंथ्रोपोलॉजी डीमिस्टिफाइड का यह 17वां लेक्चर था।